अरे सेठ जी, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी लगवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ भाई बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी लगवाता हूँ। और फिर दीनदयाल चंदू को आवाज लगाते हुए कहता है, चंदू, अरे ओ चंदू, अरे कहाँ मर गया, अंदर की पूछ, जल्दी इधर आ। जी मालिक, आपने बुलाया, कहिए क्या काम है। अरे कम बखत तू काम के वक्त कहाँ मर जाता है। मालिक मैं तो बस सब्जियां काट रहा था, आपने बुलाया तो मैं दौड़ा चला आया। हाँ ठीक है, अब जल्दी से एक प्लेट कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी इस टेबल पर लगा दे। इतना कहकर सेठ दीनदयाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही चंदू उस व्यक्ति के लिए सब्जी लेकर आता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और सारी सब्जी उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ भाई, आप ठीक तो है ना? तुम्हारे स्नॉकर ने मेरा शरीर जला दिया और मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, मैं तो अब घर जाने के लायक तक नहीं रहा। मुझे माफ कर दीजिए भैया जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मेरा पैर फिसल गया था जिसके कारण सारी सब्जी आपके ऊपर गिर गई। सारा मूड खराब कर दिया, मैं कढ़ाई पनीर खाने आया था, तूने तो मेरा ही कढ़ाई पनीर बना दिया। इतना कहकर वो व्यक्ति आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों बे नालायक, तुझे मैंने काम करने के लिए रखा या फिर काम बिगाड़ने के लिए है? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तूने मेरी एक प्लेट सब्जी बर्बाद की, इस सब्जी की भरपाई मैं तेरी पगार से काट लूंगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरे पिताजी घर पर बीमार है, मुझे उनके लिए दवाई लेकर भी जाना है। तूने मेरे ग्राहक को खाली हाथ लौटा दिया, जिसके कारण मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। चला जा तू यहाँ से और यहाँ कभी दिखना भी मत। दीनदयाल चंदू की एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। अरे बेटा तू इतनी जल्दी आ गया, रोज तो तू शाम को आता था ना। अगर मैंने पिताजी को बता दिया कि मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया तो पिताजी की तबीयत और खराब हो सकती है, मुझे पिताजी से ये सब छिपाना होगा। अरे बेटा बता ना, क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज सेठ जी को थोड़ा काम आ गया था, बस इसीलिए उन्होंने आज ढाबा बंद कर दिया और मैं भी अपने घर आ गया। अच्छा ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। जी पिताजी आप रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बेटा क्या तू मेरी दवाइयाँ ले आया? लगता है मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। अब पिताजी को कैसे समझाऊं कि मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और अब तो मेरे पास दवाई तक लाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा, मुझसे पिताजी की यह हालत अब नहीं देखी जाती। अरे पिताजी आपकी दवाइयाँ लाना तो मैं भूल ही गया, मैं वैद्य जी के पास से अभी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। इतना कहकर चंदू दवाइयाँ लेने के लिए वैद्य के पास पहुँच जाता है। वैद्य जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनके लिए दवाइयाँ लेने आया हूँ, आप जल्दी से मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। देखो भाई चंदू, मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे हैं? वैद्य जी पैसे तो मेरे पास नहीं है, आप मुझे दवाइयाँ उधार दे दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पैसे आपको जल्दी लौटा दूंगा। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं तुम्हें उधार दवाइयाँ दे दूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से। वैद्य जी ऐसा मत कीजिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? अब निकल यहाँ से वरना बहुत पिटेगा मेरे हाथों से। और फिर चंदू खाली हाथ लौटकर अपने घर आ जाता है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ नहीं ला पाया, उस वैद्य ने मुझे दवाइयाँ नहीं दी। अरे पिताजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आंखें खोलिए पिताजी, पिताजी। चंदू उसके पिताजी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठते नहीं। लगता है चंदू ने घर आने में बहुत देर कर दी। पिताजी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ पिताजी। चंदू के पिता चंदू को छोड़कर अब जा चुके थे
फिर उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं पिताजी, मैं क्या करूं? चंदू ये कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी मिल सकता है? वो क्या है ना, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। मालिक, यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरा घर है, आप मेरे घर चल सकते हैं? आप जितना मर्जी पानी पी लीजिएगा। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर चंदू संजीव को अपने घर ले जाता है। मालिक, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और फिर चंदू उस व्यक्ति को पानी लाकर देता है। भाई, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। आज तुमने मुझे पानी पिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और घर के सभी लोग कहाँ पर है? मालिक, मेरा नाम चंदू है। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और मेरे पिताजी ने ही मेरी परवरिश की और अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे भाई, रोना बंद करो। अब जो हुआ सो हुआ। पुरानी बातों को सोचने से अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ मालिक, पहले मैं सेठ दीनदयाल के ढाबे पर काम करता था, तभी से मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर तुम उस सेठ के ढाबे पर काम क्यों नहीं करते? उस सेठ ने मुझे काम पर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? फिर चंदू ने संजीव को सेठ दीनदयाल की सारी बात बताई। अच्छा, वो सेठ तो बहुत ही बुरा व्यक्ति है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, मेरा नाम संजीव है और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूँ और तुम उस ढाबे पर काम कर सकते हो। संजीव की ये बात सुनकर चंदू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुछ ही दिनों बाद संजीव का ढाबा तैयार हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। ढाबे के चारों तरफ निगरानी के लिए गुप्त कैमरे लगाए गए थे और ये ढाबा सेठ दीनदयाल के ढाबे से कुछ ही दूरी पर स्थित था। चंदू, हमारा ढाबा अब एकदम तैयार है। तुम लोगों के लिए खाना बनाओगे और मैं काउंटर पर बैठूंगा। ठीक है मालिक, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और फिर चंदू खाना बनाने में व्यस्त हो जाता है। फिर संजीव काउंटर संभालने लगता है। अरे भाई, ये ढाबा क्या बवाल चीज है रे। इसका देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ भाई, लगता है ये ढाबा कुछ ही दिनों पहले खुला है। ऐसा लगता है ये ढाबा सीधा स्वर्ग से उतर कर आया है। भाई, ढाबा तो एक नंबर है, अब खाने का पता नहीं कि इसके खाने का टेस्ट कैसा होगा। अरे भाई, ये तो हमें खाना खाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो चलो इस ढाबे में खाना खा कर आते हैं। और फिर वो दोनों हंसी ठिठोली करते हुए उस ढाबे के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, आप दोनों का हमारे इस ढाबे में स्वागत है। बताइए क्या लेंगे आप? भाई, हम दोनों के लिए जल्दी से दाल मखनी और तंदूरी रोटियां लगवा दीजिए। पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। आप दोनों बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। चंदू, 2 प्लेट दाल मखनी और तंदूरी रोटियां लगा दो। जी मालिक, 2 मिनट रुकिए, बस अभी लेके आता हूँ। और फिर चंदू जल्दी से उन दोनों व्यक्तियों को खाना परोस देता है। अरे भाई, क्या दाल मखनी बनाई है तुमने। बिल्कुल मक्खन का स्वाद आ रहा है और ये तंदूरी रोटियां तो और भी ज्यादा लाजवाब हैं। सोच में भाई, खाना तो बहुत बढ़िया है। अब तो हम रोज आपके ढाबे पर ही खाना खाने आएंगे। जरूर भाई साहब, ये आप ही का तो ढाबा है। जब आपकी मर्जी हो तब आप यहाँ खाना खाने आ जाइएगा। सुबह से शाम तक उनके ढाबे पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण उनकी पहले दिन ही अच्छी कमाई होती है। मालिक, आज तो हमारी अच्छी कमाई हुई है। हाँ चंदू, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। सब लोग तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सेठ दीनदयाल को संजीव के ढाबे की भनक लगती है
और वो अपने आप से कहता है, जब से ये नया ढाबा खुला है तब से मेरे ढाबे पर तो कोई आ ही नहीं रहा। इसका मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना मेरा ढाबा तो ठप हो जाएगा। दीनदयाल ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर दीनदयाल का एक नौकर गंगू आ जाता है। क्यों बे नालायक, इतनी देर से कहा था, ये कोई टाइम है ढाबे पर आने का? ओह मालिक, हमारे ढाबे के बाद जो नया ढाबा खुला है उस ढाबे का खाना बड़ा स्वाद बेहतरीन है। मैं बस उसी ढाबे पर खाना खाने के लिए गया था। वाह कमबख्त वाह, मेरे ढाबे पर काम करता और खाने की तारीफ किसी और ढाबे की करता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं तो जो सच्चाई है बस वही बता रहा था। चुप कर वरना दूंगा एक कान के नीचे। अरे मालिक, क्या आपको पता है कि उस ढाबे पर कौन काम करता है? मुझे नहीं पता, ये तो तुझे ही पता होगा ना, क्योंकि तू उस ढाबे पर मुंह मार कर आ रहा है। मालिक, उस ढाबे पर आपका पुराना नौकर चंदू काम करता है। अच्छा, तो उस चंदू के बच्चे ने किसी और के पास काम करना शुरू कर दिया। मैं उस ढाबे को तबाह कर दूंगा। लेकिन मालिक, आप करेंगे क्या? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे गंगू, तू बस सिर्फ देखता जा। अरे चंदू, मैं कुछ काम से आज बाहर जा रहा हूँ, तुझे आज अकेले ढाबे को संभालना होगा। मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अकेले ही सब संभाल लूंगा। चंदू और संजीव की बातें गंगू पीछे से छिपकर सुन लेता है और जाकर सेठ दीनदयाल को बताता है। मालिक, आज उस ढाबे का मालिक किसी काम से बाहर गया और उस ढाबे पर चंदू अकेला है। अरे ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई गंगू, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और फिर दीनदयाल गंगू के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। ठीक है मालिक, मैं सब समझ गया। और चंदू भाई कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका ढाबा? बस भाई, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ सही चल रहा है। और सुनाओ, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, बस आज तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। ऐसे तो ये यहाँ पर आता नहीं, जरूर ताल में कुछ काला है। गंगू चंदू को अपनी बातों में फंसा लेता है और इतने में ही सेठ दीनदयाल सब्जी में जहरीली दवाई मिला देता है। ठीक है चंदू, मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई जल्दी जा, वरना वो अकड़ू इंसान तुझे भी मेरी तरह ढाबे से निकाल देगा। और फिर गंगू भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब आएगा ना मजा, जब ढाबे के सभी लोग उस जहरीली सब्जी को खाकर बेहोश हो जाएंगे और सारा इल्जाम चंदू पर आ जाएगा। फिर पुलिस उस चंदू को जेल में डाल देगी। कुछ देर बाद चंदू के ढाबे पर एक व्यक्ति खाना खाने के लिए आता है। अरे ओ भाई, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए हमारे ढाबे की प्रसिद्ध दाल मखनी लेकर आता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति खाना खाने लगता है तभी वो खाना खाकर एकदम से बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या हुआ भाई, तुम बेहोश कैसे हो गए? अरे उठो। गंगू, यही सही मौका है, अब चल मेरे साथ। चंदू उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर दीनदयाल और गंगू आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई चंदू, ये व्यक्ति बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं भाई, ये व्यक्ति खाना खाते हुए बेहोश हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, जरूर तूने इसके खाने में कुछ मिलाया होगा। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इसके खाने में कुछ क्यों मिलाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और फिर सेठ दीनदयाल फूड इंस्पेक्टर को फोन लगाता है और कुछ ही देर बाद फूड इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, इस खाने की जांच कीजिए कि इसमें क्या मिला हुआ है। और फिर फूड इंस्पेक्टर उस खाने की जांच करने लगते हैं। इस खाने में तो जहरीली दवाई मिली हुई है, जिसके कारण ये व्यक्ति बेहोश हो गया। तुमने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और अब तुम्हें जेल में जाना होगा। अब इस इंस्पेक्टर को कौन समझाए कि दवाई चंदू ने नहीं बल्कि मैंने मिलाई थी। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने इस खाने में कुछ भी नहीं मिलाया, मुझे छोड़ दीजिए। चंदू ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर संजीव आ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? तुम्हारे इस नौकर ने खाने में जहरीली दवाई मिलाई है, जिसके कारण इस व्यक्ति की जान चलेगी। क्या? ये नहीं हो सकता, मेरा चंदू ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मालिक, मैंने खाने में जहरीली दवाई नहीं मिलाई है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तुम चिंता मत करो चंदू, मैंने इस ढाबे में गुप्त कैमरे लगवाए, अभी पता चल जाएगा कि खाने में जहरीली दवाई किसने मिलाई है। संजीव की ये बात सुनकर दीनदयाल और गंगू बुरी तरह से डर जाते हैं
और फिर संजीव अपने मोबाइल में इंस्पेक्टर को कैमरे की फुटेज दिखाने लगता है, जिससे पता चलता है कि जहरीली दवाई चंदू ने नहीं बल्कि सेठ दीनदयाल ने मिलाई थी। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत थी। बताओ ये सब तुमने क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब तुम्हारा ढाबा बंद करवाने के लिए किया था ताकि मेरा ढाबा अच्छे से चल सके। तुम दोनों ने एक व्यक्ति की जान ली है, तुम्हें मेरे साथ जेल जाना होगा। फिर वो इंस्पेक्टर दीनदयाल और गंगू को पकड़कर ले जाते हैं और चंदू को छोड़ देते हैं और उनका ढाबा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है।